दोस्तों वॉलेट मोबाइल में जब हेनरी की फोटोज देख रही होती है तभी उसको कोई अनजान इंसान ड्रॉप से भेजने लगता है। अब ड्रॉप को दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि सोचो मुझे किसी को ड्रॉप भेजना है तो वो बंदा करीब 40 से 50 मीटर के अंदर होना चाहिए। ड्रॉप भेजने के बाद सामने वाले को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। ड्रॉप में हम कुछ भी फोटो डालकर भेज सकते हैं। वो फोटो अच्छी लगी तो सामने वाला ड्रॉप एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इस चीज से वॉलेट हैरान हो जाती है कि होटल में ऐसा कौन बैठा है जो मुझे ड्रॉप भेज रहा है। मैं तो किसी को जानती भी नहीं, फिर ऐसी हरकत कर कौन सकता है। इसलिए फिलहाल तो वो इस चीज को इग्नोर कर देती है कि शायद किसी और को भेजना होगा, लेकिन मेरे में गलती से आ गया। अब दोस्तों वहाँ पे हेनरी भी आ जाता है जो सीधे काम से यहीं पर आया था। वो वॉलेट से कहता है कि माफ करना, तुम्हें इंतजार करवा दिया ज्यादा। तो वॉलेट भी कहती है कोई बात नहीं, काम ही से तो आए हो तुम। इसके बाद दोनों टेबल पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। हेनरी कहता है मैं अपना कैमरा भी साथ लेकर आया हूँ, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज है। कैमरा चोरी हुआ तो फोटोज चली जाएंगी। वॉलेट भी कहती है कोई बात नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। इसके बाद वहाँ पर वेटर आता है। बड़ा ही अलग किस्म का बंदा लगता है, थोड़ा फनी और थोड़ा क्रीपी भी, यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाने वाला। वो दोनों से पूछता है कि आपका ऑर्डर क्या है, क्या स्पेशल लेकर आऊं आपके लिए, बताइए। यहाँ पर ये बातें हो रही थी दोस्तों, तो वहीं वॉलेट का मोबाइल ड्रॉप से भर चुका था। जो भी था वो बार बार वॉलेट को ड्रॉप भेजा जा रहा था ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। हेनरी कहता है सब ठीक तो है ना, तुम परेशान लग रही हो। तो वॉलेट उसको भी ड्रॉप्स के बारे में बता देती है कि न जाने कौन ये भेज कर मुझे परेशान कर रहा है। हेनरी कहता है छोड़ो इसको, कोई तुम्हें ये भेजकर तुम्हारा अटेंशन पाना चाहता है, इग्नोर करो उसको, अटेंशन मत दो। लेकिन वॉलेट अभी भी परेशान है दोस्तों। तो जिस नाम से ड्रॉप्स आ रहे होते हैं ना, हेनरी पूरे होटल के अलग अलग हिस्सों में जाकर चेक करता है कि जहाँ पे इस नाम की रेंज ज्यादा है इसका मतलब वो वहीं पर होगा जो ड्रॉप्स भेज रहा है मतलब। लेकिन वो रेंज थी ना, वो कई सारे लोगों के पास जाने पर सेम ही बता रहा होता है। इसलिए हेनरी फिर से वॉलेट के पास आ जाता है और कहता है कि मोबाइल को बंद करके बैग में डाल दो, ना तुम्हारी नजर उस पर जाएगी और ना ही तुम्हें टेंशन होगी। लेकिन अब इतने ज्यादा ड्रॉप से वॉलेट परेशान होकर आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर ही लेती है। जहाँ दूसरी तरफ से वो बंदा कहता है अपने घर के सीसीटीवी की फुटेज एक बार चेक करो। ये सुनकर वॉलेट जैसे ही अपने घर में लगे सीसीटीवी को चेक करती मोबाइल पर, उसको उसके घर के हॉल में एक आदमी दिखाई देता है जिसने मास्क लगाया हुआ है और वो सीसीटीवी की ओर गन दिखा रहा होता है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वॉलेट मेरे पास गन है और अभी मैं तुम्हारे घर पर मौजूद हूँ। ये देखकर तो वॉलेट के पसीने छूट जाते हैं। वो हेनरी को इसके बारे में बताने वाली होती है कि तभी वो बंदा मैसेज करके कहता है किसी को भी इसके बारे में मत बताना वरना तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। वॉलेट पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा उसे दोबारा से धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे फोन की सारी चीजें देख सकता हूँ, इसीलिए ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम तुम्हें पता है। और एक और बात, जब तक मैं ना कहूँ होटल से बाहर कदम भी मत रखना। वॉलेट ये सब मैसेज पढ़ रही होती है कि वो फिर से डेविड से टकरा जाती है जो उसको फिर से सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब वॉलेट बहाना करके बाथरूम में आ जाती है कि शायद हॉल में लगे कैमरा से वो ड्रॉप वाला बंदा उसको देख रहा होगा, तो बाथरूम में तो बच जाएगी वो। बाथरूम में कुछ लड़कियां होती है तो वो आई लाइनर की मदद से हाथ पर लिखते हुए उनको बताने की कोशिश करती है कि पुलिस को कॉल करके मेरे घर भेजो। लेकिन दोस्तों वो बंदा समझ जाता है जो घर पर है और मैसेज करके कहता है कि बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या तुमने मुझे। अब अपने आप को फंसता देखकर वॉलेट लड़कियों के सामने बात घुमा देती है तो वो लड़कियां भी बाथरूम से चली जाती है। वॉलेट तो पूरी ब्लैंक थी दोस्तों, उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, आखिर ये बंदा मुझसे चाहता क्या है। तब उसको बाथरूम में एक माइक्रोफोन दिखाई देता है जिसकी मदद से वो बंदा वॉलेट की बातें भी सुन सकता है। इसलिए वॉलेट फिर से हेनरी के पास आ जाती है जहाँ टेबल के ऊपर भी एक माइक्रोफोन लगा हुआ है और वो टेबल बिल्कुल सीसीटीवी के सामने होता है, जिसका मतलब वो बंदा अच्छी तरह से वॉलेट को सीसीटीवी में देख रहा है और उसकी बातें भी सुन रहा है। अब वॉलेट हेनरी से कहती है मुझे इस टेबल पर अच्छा नहीं लग रहा, कि हम दूसरे टेबल पर आ सकते हैं। तो हेनरी वेटर से बात करता है, इसलिए वेटर दूसरे कस्टमर से बात करके उनकी सीट खाली करवा देता है। वॉलेट को लगता है कि अब वो बंदा ना मुझे देख पाएगा और ना ही सुन पाएगा, तो वो मदद बुला सकती है ऐसा उसको लगता है। लेकिन वो टेबल बदली भी नहीं थी कि वो बंदा मैसेज करके कह देता है अगर तुमने टेबल बदला तो तुम्हारा बेटा दुनिया बदल देगा, यहाँ से सीधे परलोक, इसलिए वापस जाओ अपने टेबल पर। ये सुनकर तो वॉलेट घबरा जाती है और हेनरी से कहती है कि अब मुझे अच्छा लगने लगा है तो हम वापस उसी टेबल पर चलते हैं। हेनरी भी सोच में पड़ जाता है कि वॉलेट को हुआ क्या है, बड़ी अजीब हरकतें कर रही है, इसको डेट पर नहीं आना था तो कह देती पहले ही। लेकिन वो बात को अभी ज्यादा ना बढ़ाते हुए दोबारा से पुराने टेबल पर आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद वॉलेट उस बंदे को मैसेज करके पूछती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। वो बंदा कहता है कि तुमने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हेनरी के कैमरे में मौजूद एसडी कार्ड मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, इसीलिए तुम्हें हेनरी के कैमरे से एसडी कार्ड निकाल कर बस तोड़ना होगा, तभी मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा। सुनकर वॉलेट उससे कहती है पागल हो क्या, ये कैसे होगा, आसान नहीं है। लेकिन वो बंदा सिर्फ इतना कहता है कि मेरा काम था तुम्हें बताना, सो मैंने बता दिया, अब तरीका तुम्हें ढूंढना है कि तुम किस तरह से मेरे काम को अंजाम देती हो। वॉलेट थोड़ा सोचती है और सोचने के बाद वो अपनी घड़ी बैग में छुपाकर हेनरी से कहती है मेरी घड़ी गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही मुझे, और ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, शायद मुझे लगता है रिसेप्शन पर छूट गई होगी। हेनरी कहता है ठीक है मैं लेकर आ जाता हूँ, शायद वो घड़ी वहीं पर होगी अभी भी। हेनरी जैसे ही वहां पर जाता है ना, वॉलेट उसका बैग खोलती है और कैमरा सबसे पहले चेक करती है जिसमें कुछ बिल्स वगैरह की फोटोज मौजूद होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है, इसीलिए वो तुरंत एसडी कार्ड अपने पास रख लेती है। जिसके बाद हेनरी भी वहां पर पहुंच जाता है। अब वो बंदा फिर से मैसेज करता है कि एसडी कार्ड लो और उसे तोड़ दो, बाथरूम में फ्लश कर दो, जल्दी जाओ टाइम नहीं है। ये पढ़ने के बाद वॉलेट फिर से बहाना करके बाथरूम आ जाती है और एसडी कार्ड तोड़कर उसे फ्लश करके उस बंदे से कहती है अब तो तुम्हारा काम हो गया ना, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे परेशान करना बंद करो। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए, पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ काम बाकी है। टावर डिस्पेंसर खोलो, उसमें जहर की बोतल होगी, उसको हेनरी के ड्रिंक में मिला दो, तब जाकर मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा। और ये पढ़कर तो वॉलेट के सच में होश उड़ जाते हैं कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, हेनरी ने क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों उसकी जान लूंगी, वो अच्छा इंसान है। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम्हारे बेटे से भी अच्छा इंसान है क्या वो, अपने बेटे के लिए तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, और वैसे तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है, पहली बार का थोड़ी है, तुमने इससे पहले भी तो किसी की जान ली है, ब्लेक को भूल गई क्या, एक हत्या कर चुकी हो, दूसरी करने में कौन सी परेशानी है तुम्हें। वॉलेट समझ जाती है कि ये बंदा जो भी है उसने पहले से ही मेरे बारे में काफी जानकारी निकाल के रखी हुई है, उसे सब पता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो जहर की बोतल लेकर वापस हॉल में आ जाती है और रिसेप्शन पर जाकर होटल के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन कॉल की लाइन कट आउट हो जाती है क्योंकि उस बंदे ने सीसीटीवी से वॉलेट को ये करते हुए देख लिया था कि उम्मीद भी वॉलेट की चली गई। अब वो हॉल में बैठे सभी लोगों को चेक करती है कि उनमें से कौन हो सकता है वो इंसान जो मुझे मैसेज
कर रहा है। उसका शक सबसे ज्यादा डेविड पर जाता है, जो उससे 2 बार टकराया था। वो उससे कहती है कौन हो तुम, और तब से मोबाइल में अकेले घुसकर क्या कर रहे हो, ये होटल कपल के लिए, तुम अकेले क्यों आए। डेविड कहता है अरे मैडम मैं यहाँ अपनी बंदे का इंतजार कर रहा हूँ, आप होती कौन है मुझे इस तरह से बात करने वाली, लाइन मार रही हो क्या मुझ पर, अगर ऐसा है तो सामने एक बार देख लो, आपके साथ आया हुआ बंदा भी ये देख रहा है। ये सुनकर वॉयलेट तुरंत हेनरी के पास चली जाती है, क्योंकि अब हेनरी भी समझ आता है कि या तो वॉयलेट किसी परेशानी में है जिसे वो बता नहीं पा रही, या फिर उसका स्टेट पर आने का मन नहीं था, मेरे बुलाने पर जबरदस्ती आ गई। लेकिन वॉयलेट उसको समझाती है कि देखो मुझे बस टॉबी की टेंशन है कि वो ठीक होगा या नहीं, कभी उसको छोड़कर ऐसे बाहर नहीं आई ना, इसीलिए तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर आना मुझे अच्छा लगा, तुम एक अच्छा इंसान हो। अगले सीन में वॉयलेट की नजर पियानो बजाने वाले बंदे के ऊपर जाती है, जो उसे ही देख रहा होता है। वॉयलेट दिमाग लगाते हुए तुरंत ही एक नोट पर लिपस्टिक से लिख देती है कि मेरी मदद करो और मेरे घर पर पुलिस भेजो। घर का एड्रेस भी उसने लिख दिया था। इसके बाद वो वेटर से कहती है उस पियानो बजाने वाले बंदे को मेरी तरफ से ये टिप दे देना, बहुत अच्छा गाना बजाया उसने। इसीलिए वो वेटर जैसे ही उसको टिप देता है, नोट पर लिखी हुई चीज वो पियानो वाला पढ़ लेता है, जिसे पढ़कर वो काफी ज्यादा घबरा भी जाता है और तुरंत ही कॉल लगाने की करता है कोशिश, लेकिन तभी उसकी हालत खराब हो जाती है। सारे लोग उसको संभालते हैं पर हालात में सुधार आता ही नहीं। इसके बाद ड्रॉप वाला बंदा वॉयलेट से कहता है अपने आप को शातिर समझती हो, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने ये करके, पछताओगे बहुत बुरा। वॉयलेट कहती है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो वो बंदा जवाब देता है माफी मुझसे नहीं बल्कि पियानो वाले से मांगो, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे उसे मारना पड़ा, कुछ मिनट्स में वो मर जाएगा। वॉयलेट के होश उड़ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। वो पियानो वाला जैसे तैसे हॉल के बाहर आ जाता है ताकि डॉक्टर के पास उसे लेकर जा सके, लेकिन बेचारा तभी वहां पर अपना दम तोड़ देता है। एम्बुलेंस आती तो है उसको लेने, लेकिन वो मर जाता है। वॉयलेट को समझ आ जाता है कि अगर टॉबी को बचाना है तो हेनरी को मारना होगा, इसीलिए वो हेनरी से कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं हम दोनों के लिए एक बढ़िया वाली शराब लेकर आती हूँ, साथ में पीएंगे। जिसके बाद वो शराब लेने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो हेनरी की शराब में जहर डालती है ना, वो ड्रॉप वाला बंदा कहता है कि यहाँ नहीं, अपनी टेबल पर जाकर जहर डालो ताकि मैं देख सकूं कि तुम कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रही। इसीलिए वाले टेबल पर वापस आ जाती है। जहाँ आते ही हेनरी उसको उसकी घड़ी देते हुए कहता है ये लो तुम्हारी घड़ी जो तुम्हारे बैग में मौजूद थी। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम अभी डेट के लिए तैयार नहीं हो तो हम बाद में भी कर सकते हैं डेट, लेकिन तुम्हें ऐसे परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वॉयलेट कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हेनरी, मैं तुम्हें लेकर नहीं बल्कि किसी और चीज को लेकर परेशान हूँ। मैं तुमसे बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, आखिर डेटिंग ऐप पर तुम्हें मैं ही क्यों पसंद आई, मतलब तुमने मुझे सिलेक्ट क्यों किया। एक बच्चे की माँ जो बेसहारा है, अकेली रहती है, तो तुम्हें मुझसे क्या अच्छा लगा। हेनरी कहता है मैंने जिंदगी में 2 चेहरे वाले इंसान बहुत देखे जो फोटो पर कुछ दिखाते हैं और रियल में अलग होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भी था तुमने वो साफ साफ पहले बता दिया था, बस यही बात मुझे तुम्हारी सबसे खास लगी। वॉयलेट कहती है ब्लेक के बारे में शायद तुम जानते होंगे कि कैसा रिलेशनशिप मेरा था उसके साथ, वो मेरे बच्चे के ऊपर गन तान कर खड़ा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं भी कुछ करने की, और जब मैं अपने बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं रखती तो मैं कैसे एक अच्छी माँ और पत्नी बन सकती हूँ बताओ। इतना कहकर वो पुरानी चीजें याद करने लगती है जब ब्लेक पर उसने गन ताना था उस समय की, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं भी थी उसे मारने की, तो ब्लेक ने उससे गन छीनकर टॉबी को मारने की कोशिश की, लेकिन तब उसको एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, इसलिए पछतावे में आकर उसने खुद को शूट करके खत्म कर दिया। हेनरी से बात करने के बाद दोस्तों वॉयलेट इतना तो समझ जाती है कि हेनरी बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको मारकर वो बहुत बड़ी गलती करेगी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को बचाना वो चाहती है, इसलिए वो हेनरी से कहती है मैं शराब में डालने के लिए लेमन्स भूल गई, क्या तुम ले आओगे। हेनरी जैसे ही लेमन लेने जाता है वॉयलेट उसके शराब में जहर डाल देती है। कुछ देर के बाद हेनरी वापस आता है और जैसे वो शराब पीने वाला होता है वॉयलेट धक्का मारकर वो शराब गिरा देती है, क्योंकि वो कंफ्यूज थी, समझ नहीं पाती कि वो हेनरी की जान बचाए या टॉबी की। अब कपड़े पर शराब गिरने की वजह से हेनरी उसको धोने चला जाता है, पर जैसे ही वो जाता है बारटेंडर वॉयलेट के पास आकर कहती है तुम लास्ट टेबल पर बैठे रिचर्ड को जानती हो क्या, काफी टाइम से देख रही हूँ, वो तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए। वॉयलेट जब रिचर्ड को देखती है उसको साफ पता चल जाता है कि वो एक ऐसे टेबल पर बैठा हुआ है जहाँ कोई भी सीसीटीवी उसकी शक्ल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और इस चीज से वॉयलेट को कंफर्म हो जाता है कि तब से ड्रॉप्स भेजने वाला वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही है। वहाँ जाकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ रिचर्ड, सब ठीक तो है, शराब पिया अच्छे से तुमने या और लेकर आ जाऊं। तो रिचर्ड कहता है कि नहीं वॉयलेट, काफी शराब पी लिया मैंने, अभी और नहीं। अब दोस्तों एक गलती हो गई। वॉयलेट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कब बताया कि मेरा नाम वॉयलेट है, इसका मतलब तो तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे घर पे उस बंदे को भेजा है, और तब से मुझे तुम ही परेशान कर रहे हो। सच्चाई सामने आने के बाद रिचर्ड कहता है कि बड़ी शातिर हो, बैठो यहाँ पर, कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे बेटे की जान अभी भी मेरे हाथों में है। वॉयलेट सीधा कहती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, क्या बिगाड़ा हेनरी ने तुम्हारा। रिचर्ड बताता है कि मैं मेयर का सबसे खास आदमी हूँ, मेयर ने कई सारे घोटाले कर रखे जिनके बिल की फोटोज चुपके से इस हेनरी ने खींच ली। तुम्हें क्या लगता है कि ये हेनरी एक रिपोर्टर है, ये FBI का अंडरकवर एजेंट है, उसे सिर्फ सबूत चाहिए थे मेयर को फंसाने के लिए, जैसे वो कोर्ट में दिखा देता तो इससे मेयर को जेल हो जाती ना, लेकिन तुमने उस सबूत को जो SD कार्ड में मौजूद था उसे फ्लश कर दिया। अब बारी है हेनरी को भी फ्लश करने की, जल्दी से उसको जहर वाली शराब पिलाओ, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। और हाँ, बेटा तो बच जाएगा लेकिन तुम फंस जाओगी हेनरी को मारने के आरोप में, क्योंकि जहर डालते वक्त सीसीटीवी ने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया है। अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है, जो वॉयलेट से कहता है कि सब ठीक तो है वॉयलेट, ये आदमी कौन है, तुम इसको जानती हो क्या। वॉयलेट कहती है हाँ कोई पुराना रिश्तेदार है, तुम ये शराब पियो, हम डेट कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए हेनरी वो शराब पी लेता है, जिसके पीते ही वॉयलेट रिचर्ड से कहती है अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो रिचर्ड फोन करके वॉयलेट के घर से उस बंदे को वापस जाने को कह देता है, और जैसे ही फोन कट होता है वॉयलेट कहती है इतने बड़े मिशन पर आए लेकिन दिमाग घर पर भूल आए थे क्या, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से हेनरी को मार दूंगी। और तब रिचर्ड की नजर जैसे उसके खाने पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही जहर मिला हुआ था जो बड़े चाव से रिचर्ड खा गया। दरअसल हेनरी को पहले ही शक हो गया था कि यहाँ पर क्या चीजें चल रही है, और वॉयलेट ने उसको सावधानी से सारी बातें पहले बता दी थी, जिस वजह से रिचर्ड बुरी तरह से फंस चुका था। अब अपना प्लान फेल होने की वजह से वो सीधे गन निकालकर वॉयलेट को शूट करने की कोशिश करता है, पर बीच में हेनरी आकर वॉयलेट को तो बचा लेता है, लेकिन गोली उसे लग जाती है। रिचर्ड दोबारा से वॉयलेट के घर में मौजूद बंदे से कहता है कि मार दो टॉबी और जैन को। इसके बाद वो फिर से वॉयलेट को मारने की कोशिश करता है। वॉयलेट सीधे किसी चीज से खिड़की तोड़ देती है, जिसकी वजह से रिचर्ड काफी ऊंचे फ्लोर से नीचे गिरकर मारा जाता है। पर जैसे ही वॉयलेट गिरने वाली थी हेनरी उसको पकड़ लेता है। वो उसे कहती है अपनी गाड़ी की चाबी दे दो प्लीज, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ, वो तुम्हें बचाने आ जाएगी। तो वहीं घर पर वो बंदा टॉबी और जैन को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। जैन
लेकिन खुद की परवाह न करते हुए टॉबी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी घर पर वायलेट भी आ जाती है, जो पहले उस बंदे से लड़ने लगती है। उस बंदे के पास गन भी होती है दोस्तों, जिससे वो वायलेट को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वायलेट कांच का एक टुकड़ा उस पर दे मारती है, जिससे गन उसके हाथ से नीचे छूट जाती है। और तब वो बंदा अपना मास्क निकालता है, जो कि दोस्तों ये वही है, मीटर चेक करने वाला। लेकिन वो वायलेट को मार पाता। तभी टॉबी वो गन रिमोट कंट्रोल कार में डालकर सीधे वायलेट की ओर भेज देता है। एंड वायलेट तुरंत उस गन को लेकर सारी गोली उस बंदे के अंदर खाली कर देती है। इस तरह से वायलेट ने टॉबी, जैन और हेनरी तीनों की जान बचा ली थी। और मूवी के आखिरी सीन में हेनरी के पास उन फोटोज का बैकअप फाइल पहले से मौजूद था, जिसकी मदद से वो मेयर की सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आ जाता है। रिचर्ड की सारी मेहनत बर्बाद चली गई और अब वायलेट हेनरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उससे कहती है ठीक होने के बाद फिर से डेट पर चलोगे क्या? उम्मीद है इस बार ड्रॉप्स नहीं आएंगे। सुनकर हेनरी भी खुश होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये छोटी लेकिन थोड़ी अलग कहानी